भारतीय राज्य व्यवस्था हम शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत आपको 3 वीडियो के माध्यम से भाग 1 अनुसूची और आपको एक इंट्रो टॉपिक मिल चुका है। ये चौथा वीडियो है मौलिक अधिकार भाग 3। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वो पिछला तीनों वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इंडियन पॉलिटी का क्विक रिवीजन संध्या 7 बजे से हम रोजाना आपके बीच उपस्थित होते हैं। ये लगभग रूटीन यही सेट रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रियतम कुमार है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यनेत्र विजन में। सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित आज बात करेंगे। मौलिक अधिकार यानी भाग 3। मौलिक अधिकार कहाँ है सर? भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है। समझे? मौलिक अधिकार, यहाँ से मौलिक अधिकार होगा स्टार्ट। हाँ, यहाँ देखते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में है सर। तो देखते हैं, भाग 3 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये हो गया कि मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत दिया गया है? तो भाग 3 के अंतर दिया गया है, यहीं पे है। इसके तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक को रखा गया है। भाग 3 में कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में विस्तार से वर्णन किया गया है मौलिक अधिकार का। जब संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में कुल 7 प्रकार के अधिकार थे। देखिए, जब संविधान हमारा लागू हुआ था अर्थात 26 जनवरी 1950 को, उस समय टोटल 7 प्रकार के अधिकार थे। लेकिन क्या होता है, बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं संपत्ति रखने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19G को एक कानूनी अधिकार के रूप में भाग 12 के अनुच्छेद 300A में सुरक्षित किया गया। सर ये फिर से समझा दीजिए। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल 7 अधिकारों की बात कही गई थी, लेकिन दिन बीतते चला गया और आता है मोरारजी देसाई के सरकार, जिसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है। इस 1978 में क्या हुआ मास्टर? इस 1978 में संपत्ति रखने का अधिकार यानी अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया? निरसित कर दिया। समाप्त नहीं किया गया है, निरसित किया गया। समाप्त जैसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए, तो संवैधानिक असंवैधानिक बात हो जाता है, समझे? निरसित अच्छा लगेगा। तो और बोलता है यहाँ से निरसित कर दिया गया 31 से, और भाग 12 में स्थान मिला। कहाँ पे स्थान मिला सर? भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत सुरक्षित किया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। किस भाग में है? भाग 12 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के A में है। समझे? कुछ भी पूछेगा तो आपका उत्तर सही होगा। अब चलते हैं आगे। अब वर्तमान में केवल 6 प्रकार का अधिकार है। वर्तमान में कितना अधिकार है? 6 प्रकार का। पहला अधिकार कौन है सर? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये 6 प्रकार का अधिकार वर्तमान में है। समझे? तो वर्तमान में कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है कि 12 में राज्य की परिभाषा बताती है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में मिलेगा आपको। यही बात फिर राज्य का परिभाषा कहाँ पे सर? अनुच्छेद 5 में भी आपको राज्य का परिभाषा ही मिलेगा। और कहाँ सर? अनुच्छेद 36 में भी राज्य का परिभाषा ही मिलेगा। समझे सर? राज्य का परिभाषा इतना जगह देने का क्या तात्पर्य है? देखिए, राज्य का परिभाषा 12 में है, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए है। समझ में आ रहा है? समान बात नहीं है, लेकिन राज्य का परिभाषा थोड़ा बहुत अंतर करके सभी जगह राज्य का
परिभाषा ही दिया गया है, मतलब राज्य को ही परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में है राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या है सर? अनुच्छेद 13 में कहता है संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। विधि मतलब होता है कानून। इसमें कहता है संसद, भारतीय संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो क्या हो भाई, नागरिकों के मतलब जो व्यक्ति है नागरिकों के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती हो। यदि ऐसा विधि बनाती है तब क्या होगा सर? तो यदि ऐसा विधि बनाती है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होगी। यहाँ पे शून्य हो जाएगा, शून्य होगी, समझे? मतलब अगर कोई कानून बनता है, अगर लग जाता है, यहाँ 13 में कहता है कि अगर पता चल जाए कि नागरिकों के मूल अधिकार में कहीं उल्लंघन हुआ है तो वहाँ तक शून्य मान लिया जाएगा कानून को, यानी विधि को। तो ये बात है अनुच्छेद 13 में, काफ़ी आसान है। अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 विधि को परिभाषित करता है। विधि मतलब कानून को परिभाषित करता है। कानून कैसा होना चाहिए? न्याय संगत हो कि न्याय के विरुद्ध हो, तो न्याय संगत होना चाहिए कानून। ऐसा कानून होना चाहिए जिससे व्यक्ति को लाभ मिले। अगर व्यक्ति को लाभ ही नहीं मिले तो फिर कानून का क्या मतलब बन जाता है? तो वही बात है, विधि को परिभाषित करता है और स्पष्ट करता है कि संविधान का संशोधन विधि के परिभाषा के दायरे में नहीं आएगा। तो ये बात है अनुच्छेद 13 में, समझे? अनुच्छेद 13 में 13 को ही पढ़ के बाद में यहाँ में स्पष्ट रूप से कहा गया था मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा। लगभग वही बात है। तो बाद के कालखंड में मौलिक अधिकार में भी संशोधन हुआ, देखे ही 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर क्या होता है सर? मौलिक अधिकार में संशोधन के बाद ढांचा देता, मूल ढांचा का परिभाषा दिया है। कब? वही केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में बोलता है संसद, केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इनफैक्ट प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, और प्रस्तावना को भी संविधान का हिस्सा मान लिया केशवानंद भारती केस में। जबकि बेरूबाड़ी केस में संविधान का हिस्सा प्रस्तावना को नहीं माना था, केशवानंद भारती केस में माना है प्रस्तावना को। कौन माना है सर? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ना परिभाषित करेगा जी, सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करेगा। तो वही बात है। तो केशवानंद भारती केस में ही मूल ढांचा को परिभाषित किया गया और बोला संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, समझे? ये बात है। अब तो 12 और 13 ये इतर बात है, समझे? आप चलते हैं 14, समानता कर। पहला अधिकार है, 6 प्रकार का अधिकार है ना, तो पहला अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। आइए इसे समझते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 को समझते हैं। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या है सर? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। मतलब सर कि कानून के नज़र में भारत में सभी व्यक्ति क्या है भाई? समान है। कानून के नज़र में क्या है भाई? समान है। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान होंगे तथा सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। समान संरक्षण यानी कि किसी को ज़्यादा संरक्षण, किसी को कम संरक्षण नहीं। भारत के सभी व्यक्ति को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, अर्थात सभी लोग कानून की नज़र में समान होगा। ये नहीं कि कोई कानून के नज़र में अच्छा आदमी, कोई कानून के नज़र में खराब आदमी। कानून के नज़र में सब लोग समान है, लेकिन उसका कार्य डिसाइड करेगा। अगर वो दुर्व्यवहार करेगा तो कानून के नज़र में दोषी ठहराया जाएगा, वो अलग बात है, समझे? तो कानून के नज़र में नॉर्मल रूप से सभी लोग समान है। भारत किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, भारत किसी जनता के साथ भेदभाव नहीं करेगी, कानून के नज़र में समान। अनुच्छेद 15 में क्या है सर? इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। नहीं समझे सर? अनुच्छेद 15 में कहता है कि
धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्मस्थान के आधार पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए धर्म के आधार पे कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, तो इस आधार पे किसी के साथ भारत में भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश के आधार पे आपका वंश कौन है, अच्छा वंश, खराब वंश, निचले कोटि का वंश नहीं होता है, अलग अलग तरह का वंशावली बनाया गया है, समझे। तो वंश के आधार पे भी भेदभाव नहीं। कोई उच्च अगड़ी जाति का है, कोई पिछड़ी जाति का है, तो जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग भी आप कह सकते हैं, जो ट्रांसजेंडर है, समझे। तो लिंग के आधार पे भी भेदभाव नहीं होगा। तो लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, इसलिए तो ट्रांसजेंडर भी अब एग्जाम में फॉर्म भरता है, वो लोग भी बड़ा बड़ा नौकरी कर रहे हैं ना जी। तो लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। और जन्म स्थान कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है भारत भूमि के अंतर्गत, ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा। अगर आप में क्वालिटी है तो जन्म स्थान कहीं पे भी है, कोई भेदभाव नहीं करेगा सरकार। ये अनुच्छेद 15 कहता है, समझे। अनुच्छेद 15 और व्यापक बनाया गया है, कहता है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। महिला और बच्चा जो समाज में दबे कुचले हैं, बच्चा का भाई और महिला का स्थिति तो प्राचीन काल से ही, उत्तर वैदिक काल से ही लगभग दयनीय हो चुका था, समझे। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज भी लगभग बहुत हद तक ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी सुधार नहीं हुआ है महिलाओं में। अगर सुधार होता तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं आता, समझे। क्योंकि कमी है पढ़ाई में, बेटी नहीं बच रही है, तब इस मतलब स्थिति सुधार में नहीं है, तब ना जी ऐसा नारा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो यही सब बात है। तो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं समझिएगा कि महिला को अलग से हम देंगे। बोलता है लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं। इसमें तो पुरुष बोलेगा कि मेरे लिए नहीं कर रहे हैं भाई, तो बोलता है इसी में बोला गया है कि महिला को अलग से कानून देंगे हम, समझे, विशेष कानून से नवाजेंगे हम। और क्या है भाई, राज्य सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, समझे। जो समाज में दबे कुचले लोग रह गया, तो उसके साथ अगर बोलेगा कि जाति के आधार पे भेदभाव नहीं, देखिएगा भारत में जाति विशेष ही कुछ ऐसा जाति है जो समाज में सभी दिनों से दबा कुचला रहा है आम तौर पे, समझे। अब आर्थिक स्थिति जो भी आधार हो, लेकिन आप देखेंगे जातीय स्थिति, आर्थिक स्थिति जाति आधारित भी लगता है। कैसे लगता है सर कि जाति कुछ ऐसा जाति है, आपको दिखा देंगे, बता देंगे, या आप खुद अपने समाज में देखेंगे, कुछ ऐसा समाज का टोला मोहल्ला होता है जिसमें प्रॉपर कोई जाति होता है और एक और से सब लोग गरीब होता है। उस जाति के बारे में कल्पना कीजिएगा दूसरे गांव में भी ना, तो लगभग उस गांव का भी स्थिति नाजुक ही है। तो जाति के आधार पे अगर भेदभाव नहीं करेंगे, उसको अगर ज़्यादा थोड़ा सा नहीं मिलेगा, तो फिर उसका विकास कैसे होगा। अगर उसका विकास नहीं होगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा, समझे। तो देश विकास के लिए एक एक आदमी का विकास होना जरूरी है। अगर एक एक आदमी का विकास चाहिए तो जो लोग पीछे रह गया है समाज के मुख्य धाराओं से, समझे, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब आरक्षण भी यहीं पे लगभग प्रावधान किया गया है। 16 नंबर देखते हैं क्या भाई, अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता मतलब सबको समान अवसर दिया जाएगा। अवसर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे है इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारी नौकरियों में कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, समझे। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारी नौकरियों में किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, समझे। तो सेम बात है अवसर की समानता में। मतलब क्या है, सरकारी नौकरियों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो फिर भेदभाव तो हो रहा है सर, क्योंकि SC ST को 4 चांस ज़्यादा दे देते हैं, महिला को 3-4 चांस ज़्यादा मिल जाता है। ये क्यों, तो यहीं पे लिखा गया है कि राज्य महिलाओं को सामाजिक और शैक्षणिक के साथ ही अब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EWS को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान कर सकता है। राज्य ऐसा करेगा क्योंकि राज्य को अगर लग रहा है कि ये लोग जो है
महिला लोग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा लोग है, SC ST या फिर OBC या फिर EWS, ये लोग का विकास उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पे भारत के सभी लोगों का हुआ। तब बताइए विकास नहीं हुआ है, क्या इसका विकास संभव नहीं करवाएंगे आप? तो विकास संभव करवाना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको अलग से आरक्षण प्रदान कर सकता है सरकार। और ये नहीं कोई बोलेगा कि आप उसको एक्स्ट्रा अवसर दिए, समझा जाएगा कि अवसर का समानता हुआ है। अनुच्छेद 17 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, समझे। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। देखिए, भारत का दुर्भाग्य रहा है कि भारत हमेशा से किसी न किसी कारण से छुआछूत को पनपाते रहा है, समझे। चाहे व्यक्ति के प्रति, व्यक्ति के प्रति, या फिर महिला पुरुष के प्रति, बच्चा के प्रति, सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी आधार पे छुआछूत हमेशा से रहा है भारत में। अंग्रेज तक तो रहा ही, ब्रिटिश काल तक, लेकिन उसके बाद भी जब कानून बन गया फिर भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ है। जब ये देखते हैं 2 4 5 जगह घटना आते आए दिनों सुनते रहते हैं तो अचरज लगता है कि समाज में आज भी ऐसा है, ऐसे मानसिकताओं का लोग रहता है, उसको तो डूब मरना चाहिए, समझे। तो ये सब बात है। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगर ऐसा नहीं करेगा, कोई अस्पृश्यता करेगा तो फिर केस होगा उस पर, समझे। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है, किस प्रकार के सर, अस्पृश्यता वाला व्यवहार करता है, तो वह कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। कानून के अनुसार क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। जो भी प्रावधान होगा कानून में सजा मिलेगा आपको। ऐसा इसलिए, अब देखिए मानव है ना सब जी, धरती पे जितना भी जन्म लिया है, जो भी वीडियो देख रहे होंगे आप थोड़ा सा सोचिए कि सब लोग मानव जन्म लिया है यहाँ पे, तो मानव के साथ कैसे दुर्व्यवहार हो सकता है? छुआछूत कैसे कर सकते हैं आप? किसी को छूने से कोई छूट जाएगा, ये मतलब इतना खराब बात है और ये सोचने लायक बात है। जो ऐसा करता है तो पहले सोचिए कि कोई मानव को छूने से कोई कैसे छूट सकता है, समझे। तो ये सब दकियानुसी बात है। कुछ अगड़े लोगों ने ऐसा नियम बना दिया और आज तक चल रहा है, इससे परेशान है लोग। ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। ऐसी दुर्दशा देखते हैं तो भारत की दुर्दशाओं में अगर गिनती हो तो एक दुर्दशा ये भी होगा, समझे। भारत की दुर्दशाओं में गिनती हो तो ये सब दुर्दशा है। ये सब संविधान में होना चाहिए। ये सब तो भारत में ही नहीं होना चाहिए। सब लोग मस्त रहे, बिंदास्त रहे। अनुच्छेद 18 चलते हैं। अनुच्छेद 18 क्या है सर? उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत कर दिया गया है। देखिए, अंग्रेज के समय में कुछ लोगों को विशेष प्रकार का उपाधि से नवाजा जाता था अंग्रेज सरकार द्वारा। किसको नवाजा जाता था सर? जो लोग अंग्रेज सरकार के, ब्रिटिश सरकार के चापलूस हुआ करते थे। चापलूस अच्छा लगता है, समझे। चापलूस नहीं बोलेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं, चापलूस नहीं बोलेंगे तो मतलब कि अंग्रेज सरकार का तलवा चाटने वाला लोग, उसको क्या करता था, या फिर अंग्रेज सरकार का जो मतलब क्या करता, उसका मुखबिरी करता था। ऐसे लोगों को खुश होके अंग्रेज सरकार ने क्या कर देता था भाई, कोई ना कोई सम्मान से नवाजता था। जैसे नाइटहुड, जैसे राय बहादुर, जैसे नाइट की उपाधि, ये सब उपाधि दिया जाता था। तो ये सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया जब हमारा देश लोकतंत्र बन गया, गणतंत्र हो गया हमारा देश, समझे। तो ये सब उपाधि का अंत हो गया। तो यही बोलता है इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब उपाधियों का अंत कर दिया गया है और कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसको उपाधि दिया जाएगा? राज्य द्वारा सेना को, या फिर सिर्फ सेना को, या विधि संबंधी विधि सम्मान दिया जाएगा। किसको किसको दिया जाएगा? जैसे समाज के सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट भूमिका निभाया हो,
या फिर आप कह सकते हैं जो कला के क्षेत्र में, जो खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाया हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति साहब, सेना के क्षेत्र में तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति साहब क्या देंगे भाई, कोई ना कोई पुरस्कार से नवाजेंगे। समझे? तो यही बात है। जैसे क्या दिया जाएगा, भारत के कोई नागरिक किसी अन्य देश, हाँ इसमें जैसे भारत रत्न दिया जाएगा, भारत रत्न दिया जाएगा, परमवीर चक्र दिया जाएगा, अशोक चक्र दिया जाएगा, सेना क्षेत्र में दिया जाता है जी परमवीर चक्र, सेना में उत्कृष्ट भूमिका, शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका, शांति के समय में अशोक चक्र दिया जाएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाएगा, फिर पद्मश्री दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा। ये सब पुरस्कार दिया जा सकता है और कोई उपाधि किसी को नहीं दिया जाएगा। समझे? और यहीं पे है, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देशों के साथ के देशों से अगर लेते हैं कोई पुरस्कार तो आप पहले राष्ट्रपति से अनुमति लीजिए। समझ में आया? नहीं आया फिर से बता देते हैं। अगर हमको अच्छा कार्य करेंगे हम, तो अगर हमको किसी अन्य देशों के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाएगा ना, तो क्या होगा सर, सबसे पहले हम राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, फिर राष्ट्रपति बोलेंगे, दस्तखत करेंगे, तब हम जाके ले सकते हैं पुरस्कार। मतलब राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, राष्ट्रपति की अनुमति, पूर्वानुमति अनिवार्य है। सब पहले अनुमति, पहले राष्ट्रपति का अनुमति लीजिए। जैसे RRR को क्या मिला, भी ऑस्कर मिला ना गाना को जी, तो सबसे पहले तो विदेशी पुरस्कार है सर, तो इस पुरस्कार को लेने से पहले गए होंगे राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाने के लिए, और राष्ट्रपति साहब बोले होंगे क्या कीजिए, जाके ले लीजिए पुरस्कार, तो राष्ट्रपति से अर्जी लगाना पड़ेगा। समझे? तो ये सब बात है। पहला अधिकार तो हो गया समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। संविधान समानता का अधिकार के अंतर्गत 5 प्रकार का अनुच्छेद था, 14, 15, 16, 17, 18। समझे? अनुच्छेद 14 में था क्या, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में क्या था भाई, लिंग, जन्म स्थान, वंश, धर्म इत्यादि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या सर था, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या था सर, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या था, उपाधियों का अंत। ये था। आगे बढ़े, अब समानता का अधिकार तो हो गया सर, अब चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा अधिकार कौन है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 को रखा गया है। ये जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। अनुच्छेद 19 में इसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का, एक सेकेंड, अनुच्छेद 19 का 1 का ए में कहा गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब विचार की स्वतंत्रता रहेगी आपकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1)(b)(c) में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है सर, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप किसी भी जगह भारत भूमि में जा सकते हैं। पहले 370 जब था तो इसमें जम्मू कश्मीर में आप नहीं जा सकते थे, लेकिन अब कुछ इंट्रिक्शन के साथ, समझे, आप जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, देश का किसी भाग में आप जाके वहाँ पे बस सकते हैं, वहाँ का निवासी हो सकते हैं, क्योंकि नागरिकता हमको देश का मिला है, ना कि राज्य का मिला है। हम इंडियन हैं, ना कि बिहारी हैं। समझे? उसके बाद क्या सर, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी जीविका का साधन ढूंढ सकते हैं पूरा भारत के अंतर्गत, कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं। समझे? ये सब बात था। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 19 का ए में के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है। प्रेस मीडिया होता है ना, तो प्रेस की आज़ादी किस अनुच्छेद में है सर, अनुच्छेद 19 का 1 का ए, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है। तो ये आपको बता दें, अनुच्छेद 19 है, एक फैक्ट ये बताते हैं, अनुच्छेद 19
सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है सर? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, याद रखिएगा, नागरिकों को प्राप्त है। इससे पहले भी कुछ मौलिक अधिकार था, समझे, अनुच्छेद 15 और 16। अनुच्छेद 15 है ना, अनुच्छेद 15 सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। 14 विदेशियों को भी प्राप्त होगा, लेकिन 15 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को। जैसे हम लोग आप लोग हैं भारतीय नागरिक है ना जी, भारतीय नागरिक है ना, तो ये प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, समझे। 15 भी, और अनुच्छेद 16 भी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये सब अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 16 ये भी सिर्फ क्या है, किसे प्राप्त है भाई? सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, इंडियन सिटीजन को ना जी, नागरिक को प्राप्त है। 15, 17 दोनों को प्राप्त है, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी, समझे। तो ये सब बात है। आइए अनुच्छेद 20 को समझते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? 20 का अनुच्छेद 20 में व्याख्या किया गया है अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध कौन करता है? कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो भी भारत का नागरिक है ना जी, अपराधी तो नहीं बन गया, हो सकता है इल्जाम लगा हो उस पर, अपराध प्रूफ होगा तब ना अपराधी उसे घोषित किया जाएगा, प्रूफ हुआ है कि नहीं हुआ है तो, लेकिन वो भारतीय नागरिक है ना जी, तो उसे भी संरक्षण प्राप्त है। कैसा संरक्षण प्राप्त है सर? तो इसके तहत 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। किसके तहत? अनुच्छेद 20 के तहत। तो अनुच्छेद 20 का ए है, अनुच्छेद 20 का बी है, अनुच्छेद 20 का सी है। तो 20 के ए में क्या है? एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा दिया जाएगा, ये नहीं कि 2, 4, 5 बार एक के आदमी को सजा दिया जाएगा, नहीं। एक अपराध किए हैं तो आपको एक के बार सजा दिया जाएगा। अगर कोई भी अपराध किए हैं तो उसका सजा जो संविधान में वर्णित है, आईपीसी धारा में वर्णित है, उसके आधार पे आपको सजा मिलेगा। 20 का बी में क्या कहता है? अपराध करने के समय में जो कानून है, अपराध करने के समय में जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगा, ना कि बाद वाला कानून, ना कि पहले वाला कानून, समझे। जैसे आज अपराध किए हैं तो आज के डेट में उस अपराध के लिए जो कानून है, समझे, उसी के आधार पे सजा मिलेगा। ये नहीं कि बताइए आज अपराध किए हैं 10 दिन बाद कोई नया कानून बनेगा तो उसके अनुसार सजा मिलेगा हमको, नहीं। आज के डेट में इस अपराध के लिए जितना सजा लिखा रहेगा कानून में, तो उसी के आधार पे आपको सजा मिलेगा। अगर आज चोरी किए हैं, चोरी का सजा अगर 5 साल है, चोरी किए हैं, चोरी का सजा कितना साल है? 5 साल है आज, लेकिन कल को 10 दिन बाद क्या हो जाएगा सर? 10 दिन बाद चोरी का सजा 10 साल हो जाएगा, 10 साल। तो आप लेकिन आज ना चोरी किए हैं जी, 10 दिन बाद वो कानून बना है, तो आपको 10 वर्ष सजा नहीं मिलेगा, आपको 5 वर्ष सजा मिलेगा। समझ में आया? ये बात है कि जब आप अपराध किए थे उस समय में जो कानून था उसी के आधार पे सजा मिलेगा। तो ये कितना अच्छा बात है ना जी। बाद के बनाए गए कानून और पहले के, इससे पहले भी जो कानून था ना उसके आधार पे भी सजा नहीं मिलेगा। आज के डेट में जिस समय अपराध किए हैं उस डेट में जो कानून है उसी के आधार पे सजा मिलेगा। आइए 20 के सी को समझते हैं। 20 के सी में क्या है सर? किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। होता क्या है देखते हैं, पुराना सब फिल्म में देखते होंगे आप लोग कि हीरो को मार डंगा रहा है पूरा, भाई तुम कबूलो, जुर्म कबूलो, लेकिन नहीं कबूलता है, फिर कबूलना पड़ता है उसको। तो ये ऐसा संविधान में वर्णित नहीं है। अनुच्छेद 20 का सी कहता है कि कोई भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ले डंटा मार रहे हैं, बोले कबूलो अपना जुर्म को, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी में नार्को टेस्ट होता है, एक टेस्ट, समझे, जिसके तहत खुद व्यक्ति से क्या करवाता है भाई? व्यक्ति को इंजेक्शन दे के उसको बेहोश कर देता है, फिर उससे पूछ जांच करता है, दिमाग को खुला रखता है और वो बता देता है, सब कुछ स्पष्ट बताएगा। तो नार्को टेस्ट
तो अनुच्छेद 20C का तो उल्लंघन है ना सर, तो संवैधानिक रूप से नार्को टेस्ट करवाना बाध्य नहीं है, समझे, मना है संवैधानिक तौर पे, समझे। तो ये सब बात है, नार्को टेस्ट आप नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आप किसी को गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुम कबूलो अपना जुर्म को, नहीं, आप प्रूफ करवाइए, वकील लाइए, एक से एक वकील है, सबूत इकट्ठा कीजिए, ये सब। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद चलते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है सर? अनुच्छेद 21 में क्या है सर? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है सर? प्राण हमारे अंतरात्मा में जो प्राण नहीं बोलता, प्राण निकल गया तो मृत्यु हो गया, तो उसका भी रक्षा करेंगे, प्राण का रक्षा, और दैहिक स्वतंत्रता मतलब देह का रक्षा, ये जो शरीर है ना हमारा, इसका भी रक्षा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा हमको, मतलब कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 21 इतना व्यापक हो गया, इसके तहत ही निजता के अधिकार को भी परिभाषित किया गया है, निजता का अधिकार को भी, स्वास्थ्य का अधिकार, कानूनी सलाह का अधिकार, इतना अधिकार है, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, भोजन का अधिकार पे अगर बात करें तो इसमें ढेरों अधिकार है, समझे, अनुच्छेद 21 में ये सब बात है अनुच्छेद 21 में। लेकिन बाद में क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है और 2002 में, और अनुच्छेद 21A में ही जोड़ा जाता है एक बात। कौन सा बात सर? तो राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को, भारत का जितना भी बच्चा होगा, कितना उम्र का सर? 6 से 14 वर्ष का, मतलब प्राइमरी स्कूल वाला बच्चा, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, एकदम अनिवार्य देना है तुमको, समझे, तो अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये कब बात जोड़ा गया सर? अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। समझ में आया? चलिए, तो अनुच्छेद 21 में ये था। अनुच्छेद 22 चलते हैं, क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। पहले अपराध क्या था? अनुच्छेद 20 में अपराधी के संबंध में संरक्षण था, यहाँ पे गिरफ्तारी के संबंध में, जो अपराध करेगा तो गिरफ्तार करेगा जी, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। इसके तहत भी 3 प्रकार का संरक्षण प्राप्त है। कौन कौन सा सर? तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो पहले कारण बताइए, काहे गिरफ्तार कर रहे हैं उसको, समझे, ऐसे नहीं कि जाके उसको पकड़ के जेलवा में डाल दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा, इसलिए तो नोटिस भेजता है 2 दिन 3 दिन पहले, समझे, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। और क्या है सर? अनुच्छेद 22 का 2 में क्या है सर? 22 का 1 में तो वो बात था, 22 के 2 में क्या है सर? 24 घंटा के अंदर उसे निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। निकटतम मजिस्ट्रेट कीजिए, दंडाधिकारी मतलब जो दंड को देता है, समझे, दंडाधिकारी, दंड को देने वाला मतलब न्यायाधीश, समझे, तो निकटतम दंडाधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी पेश करना पड़ेगा 24 घंटा के अंदर। हिरासत में ये नहीं कि लोकल पुलिस वाला पकड़ के लगा गया और अपने थानों में 5 दिन रख ले है, कुटैया दे रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे गिरफ्तार लेके करके जाएंगे आप, 24 घंटा के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश कीजिए। इसमें कहा गया है आने और जाने का समय को काट दिया जाएगा। मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने में जितना समय लगेगा या फिर गिरफ्तार करके निकटतम थाना ले जाने में जितना समय लगेगा, उस समय को माइनस कर दिया जाएगा, समझे। और क्या है सर? तीसरा बात 22 का C में क्या है? 22 का 3 में क्या है सर? उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। मतलब अगर गिरफ्तार कर लिया है किसी को तो अब उसको क्या कीजिए भाई, अपना पसंद का वकील करने दीजिए, समझे। तो सामान्य सा बात यह हुआ कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने जाता है पुलिस, तो सबसे पहला बात क्या है, आप कारण पूछे, काहे गिरफ्तार कर रहे हैं भाई, तो बोलता है इस जुर्म में। तो आपको लेके गया तो बोलता है कि नहीं, जल्दी हमको 24 घंटा के अंदर वहाँ लेके जाइए, काहे कि कहाँ पे? मजिस्ट्रेट के पास।
24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। उसके बाद कहा गया है हमको एक कानूनी सलाहकार चाहिए वकील से सलाह लेने के लिए। ना एक फिल्म में देखिएगा बोलते हैं हम नहीं बात करेंगे, मेरा वकील बात करेगा। यही 22 का सी में प्रदान किया गया है, 22 के 3 में प्रदान किया गया है। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। समझे? तो ये अनुच्छेद 22 तक हो गया। तो आज ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं होगा। 1 घंटा बाद 8 बजे क्या होता है सर? लाइव सेशन चलता है। फिर 2 वीडियो कैसे होगा ना? तो 8 बजे फिर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।